मुझे लगा था कि मैं अपने बेटे को जानती हूँ, जब तक प्लम्बर ने यह नहीं खोज लिया कि उसने दीवारों के भीतर, जब बाथरूम की मरम्मत चल रही थी तो प्लम्बर का चेहरा पीला पड़ गया था। वह कांप रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, अपनी चीजें समेट लीजिए और तुरंत यहां से निकल जाइए। अपने बेटे और बहू को कुछ मत बताइए। मैंने बाथरूम की ओर देखा, डर से जमी रह गई। मैंने अपना सामान उठाया और बाहर निकल आई। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कहानी शुरू करने से पहले हमें कमेंट में बताइए आप किस शहर से देख रहे हैं। सुमित्रा मेहरा ने अपने पति की मृत्यु के बाद बोलना लगभग छोड़ ही दिया था। पुणे में उनका घर चुप्पी का मंदिर बन गया था, वही घर जहां उन्होंने अपने बेटे मोहित को पाला पोसा था। 40 सालों तक वही दीवारें उनके सुख दुख की साक्षी रहीं। पर जब मोहित की शादी रिया से हुई तो उसने जिद की कि मां वह पुराना घर बेच दे और मुंबई आकर उनके साथ रहे। मां, आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। मोहित ने उसका हाथ थामकर कहा था, दो घर रखना बेकार है। अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो हम आपकी बेहतर देखभाल कर पाएंगे। उसके शब्दों में प्यार था, मगर उसके भीतर एक कठोरता भी थी, एक अनजानी दृढ़ता जो सुमित्रा उस समय नहीं समझ पाई। उसने घर बेच दिया। वह मकान पुराना था लेकिन उसकी कीमत बहुत थी, 1 करोड़ से भी अधिक। उसने पैसे एक संयुक्त खाते में डाल दिए जिसमें उसका बेटा भी सहभागी था। ये फैसला व्यावहारिक लगा था। शुरुआती कुछ महीनों तक सब सामान्य था। सब साथ में भोजन करते, हंसी मजाक और रिया का मीठा स्नेह। सुमित्रा ने सोचा शायद यही नया जीवन है, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बातों की जगह चुप्पियां लेने लगी, दरवाजे बंद रहने लगे। सुमित्रा महसूस करने लगी कि अब वह इस घर की मेहमान बन चुकी है, अब सदस्य नहीं रही। उसका शरीर भी अब उसका साथ नहीं दे रहा था। सिर दर्द, थकान और अचानक चक्कर आना उसकी दिनचर्या बन गई थी। उम्र का असर है, उसने अपने आप से कहा, बस सालों का बोझ। एक रात उसने देखा कि बाथरूम की छत पर नमी की एक अजीब सी परत फैल रही है। अगली शाम खाने के वक्त उसने यह बात मोहित से कही, बाथरूम में सीलन बढ़ रही है बेटा, लगता है पाइप लीक कर रहा है। मोहित ने खाना रोककर रिया की ओर देखा, फिर बोला, देख लूंगा कल मां। उसके स्वर में ठंडापन था, कोई अधीरता जो पहले कभी नहीं थी। सुमित्रा ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने सीख लिया था, इस घर में शांति चुप रहने से मिलती है। 3 दिन बाद लीक और बढ़ गया। सुबह डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही सामने नीली वर्दी वाला एक आदमी खड़ा था। उसके हाथों में औजारों का थैला था और आंखों में एक सतर्क चमक थी। मैं अर्जुन सिंह हूं, प्लम्बर। ऊपर से फोन आया था, लीक की शिकायत है। वह अंदर आया, बाथरूम देखा, ऊपर के फ्लैट तक गया और कुछ देर बाद लौटते हुए उसका चेहरा बदला हुआ था। मैडम, मुझे दीवार का थोड़ा हिस्सा खोलना पड़ेगा, कुछ अजीब लग रहा है। सुमित्रा ने सिर हिलाया। दीवार का टुकड़ा हटाते ही अंदर जो दिखाई दिया उसने उसके भीतर की हवा खींच ली। पाइपों से जुड़ा एक छोटा उपकरण जिसके साथ हरे रंग के तरल से भरा हुआ एक कनस्तर जुड़ा था। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ये डिस्पर्शन सिस्टम है। इससे पानी या भाप में रासायनिक पदार्थ मिलाया जा सकता है। क्या मतलब? कोई मुझे जहर दे रहा है? अर्जुन ने बहुत सोच समझकर गंभीरता से सिर हिलाया। धीरे धीरे सुमित्रा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपने सिर दर्द, थकान और चक्कर की याद आई। सब कुछ अचानक जुड़ गया और एक भयावह विचार उसके मन में आया। मोहित तो केमिकल इंजीनियर है। वह दीवार के सहारे खड़ी रह गई। अर्जुन ने सावधानी से तरल का नमूना लिया और कहा, आपको अभी यहां से निकलना होगा। जो जरूरी कागज है जैसे दवा, कुछ पैसे ले लीजिए और मेरे साथ चलिए। सुमित्रा ने बिना कुछ कहे वैसा ही किया। उसने अपने पति की तस्वीर पर आखिरी नजर डाली, फिर बेटे की बचपन की तस्वीर पर।
वही मासूम चेहरा जो अब किसी अंधेरे में ढका हुआ लग रहा था। उसका गला सूख गया। उसने तस्वीर पर हाथ फेरा और धीरे से बुदबुदाई, क्यों मोहित? वह मुड़ी, दरवाजा बंद किया और अर्जुन के साथ चली गई। पीछे उस अपार्टमेंट में अब सिर्फ सन्नाटा रह गया था और एक रहस्य जो अगले अध्याय की शुरुआत में खुलने वाला था। जिस गेस्ट हाउस में हम पहुंचे थे वह साधारण था। पुराना फर्नीचर, फीके पर्दे और रिसेप्शन डेस्क के पीछे बैठी एक महिला जो हमें अजीब निगाह से देख रही थी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बुआ है, पुणे से आई है, कुछ दिनों के लिए रहना है। महिला ने बिना कुछ पूछे चाबी दी। हम कमरे में पहुंचे। भीतर आते ही सुमित्रा बिस्तर के किनारे बैठ गई। उनके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर गहरी थकान थी। कमरे में बस एक बैग, एक पुराना फोन और उनकी सांसों की आवाज थी। क्यों? उन्होंने बमुश्किल कहा। मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? अर्जुन कुछ देर उन्हें देखता रहा। वह कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं मिले। उसने धीरे से फोन उठाया, किसी नंबर पर डायल किया। इंस्पेक्टर राजेश कुलकर्णी। उसकी आवाज सख्त थी। मैं अर्जुन सिन्हा बोल रहा हूं, बहुत गंभीर मामला है, तुरंत आना पड़ेगा। सुमित्रा उसकी तरफ देखती रही, जैसे उनके भीतर कोई विश्वास टूट रहा हो। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर एक लंबा चौड़े कंधों वाला व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में अनुभव की ठंडक थी। राजेश कुलकर्णी, उसने अपना परिचय दिया। अर्जुन ने बताया था, आप ही सुमित्रा जी हैं। सुमित्रा ने सिर हिलाया। उन्होंने सब कुछ बताया, घर, पाइप, हरा तरल और वह भय जो अब उनकी सांसों में घुल चुका था। राजेश ने सावधानी से तरल की शीशी ली, अपनी नोटबुक में कुछ लिखा और बोला, कुछ घंटों में रिपोर्ट मिल जाएगी, हमें सच्चाई पता चल जाएगी। कमरे में कुछ देर मौन रहा। तभी सुमित्रा का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, मोहित। उनकी उंगलियां कांप गईं। अर्जुन ने इशारे से कहा, उठाइए लेकिन कुछ मत कहिए। उन्होंने कॉल रिसीव की। मां, आप कहाँ हैं? मोहित की आवाज थी, शांत पर भीतर कोई तीखी धार छिपी थी। मैं घर आया तो प्लम्बर ने बताया कि आप चली गई। मैं बाजार गई थी बेटा, सुमित्रा ने किसी तरह कहा। अजीब है, उसने ठहराव से कहा। वह आदमी बार बार आपका पता पूछ रहा था, कह रहा था कुछ जरूरी बात करनी है। सुमित्रा का दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे नहीं पता क्यों। ठीक है मां, मोहित बोला। फिर कुछ पल चुप रहा। जल्दी लौट आइए, आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। कॉल कट गई पर उसकी आवाज, वह मुलायम पर घबराहट भरी आवाज उनके मन में गूंजती रही। 2 घंटे बाद राजेश वापस आया। उसके हाथ में रिपोर्ट थी। उसने बिना किसी भूमिका के कहा, यह तरल, इसमें आर्सेनिक और कुछ धीमे असर वाले टॉक्सिक यौगिक हैं। सुमित्रा के भीतर कुछ टूट गया। वह कुर्सी पर बैठ गई, हाथ चेहरे पर रखे। मोहित के अलावा उस बाथरूम तक किसका पहुंचना संभव था? वह और रिया। उन्होंने बमुश्किल कहा, घर और पैसा सब कुछ उनके नाम है। राजेश ने सिर झुकाया तो मकसद साफ है, लालच, एक ऐसी मौत जो बीमारी जैसी लगे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनमें डर नहीं था। वह पीड़ा थी उस प्रेम की जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी सींचा था। पुलिस ने तुरंत उनकी सुरक्षा का इंतजाम शुरू किया। एक नया अपार्टमेंट तय किया गया जहां वे गुमनाम रह सके। सब कुछ तैयार ही हो रहा था कि फोन फिर बज उठा। मोहित, इस बार उसकी आवाज में बनावट नहीं थी। मां, मुझे पता है, आपने क्या देखा है? सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा। हम इसे परिवार के भीतर सुलझा सकते हैं, उसने जारी रखा। वे लोग आपको बहका रहे हैं। पुलिस पर मत भरोसा कीजिए, उन्हें सिर्फ आपका पैसा चाहिए। एक पल को लगा जैसे वही पुराना बेटा बोल रहा हो, लेकिन फिर स्वर बदल गया। आप जहां भी हैं, मैं आ रहा हूं। कॉल समाप्त हो गया। राजेश ने सारी बात सुनी। उसने तुरंत आदेश दिया, अब वह आपको ढूंढने की कोशिश करेगा। उसका मनोविज्ञान साफ है,
सोचा समझा अपराधी जब नियंत्रण खोता है तो खतरनाक होता है। रात लंबी थी। सुमित्रा खिड़की के पास बैठी रही, सोचती रही उस बच्चे के बारे में जिसे उन्होंने गोद में खिलाया था, जो अब उनके अंत का कारण बन गया था। उनके भीतर कुछ बदल गया था। अब आंसू नहीं थे, सिर्फ निर्णय था जीना हर हाल में। उन्होंने धीरे से कहा, अगर वह मेरा खून है तो यह मेरी आखिरी परीक्षा होगी। उस वक्त अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांककर धीमे स्वर में कहा, वह यहां तक आ सकता है। और सुमित्रा ने बिना पलक झपकाए दरवाजे की ओर देखा, जहां से अगला अध्याय शुरू होने वाला था। नवी मुंबई में वह सुरक्षित अपार्टमेंट किसी पिंजरे जैसा था, छोटा, ठंडा और बिना किसी पहचान के। दरवाजे के बाहर 2 पुलिसकर्मी तैनात थे। राजेश कुलकर्णी ने खुद आश्वस्त किया था कि अब कोई खतरा नहीं है। सुमित्रा ने खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन भीतर की निस्तब्धता कुछ और कह रही थी। रात के बीचों बीच दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैं हूं अर्जुन, आवाज आई। उसने दरवाजा आधा खोला। चेहरा थका हुआ था, आंखें सतर्क। इंस्पेक्टर ने कहा है कि अगली ट्रांसफर तक मैं आपके साथ रहूं। कुछ गड़बड़ है। हमने कॉरिडोर में तैनात गार्ड से संपर्क खो दिया है। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि बाहर से धीमे कदमों की आवाज आई, एक एक कदम नापे हुए, सतर्क। अर्जुन ने तुरंत लाइट बंद कर दी। पीछे रहिए, उसने फुसफुसाया। ताले में किसी के हाथ की हलचल सुनाई दी और फिर वह आवाज, मां, मुझे पता है आप अंदर हैं। सुमित्रा का शरीर जम गया। वह आवाज वही थी, उसके बेटे की। डरने की जरूरत नहीं है मां, बस बात करनी है। मोहित की आवाज मुलायम थी, लेकिन भीतर कुछ खौफनाक छिपा था। अर्जुन ने सुमित्रा को इशारा किया, चुप रहिए। बाहर से आवाज फिर आई। अब तीखी आवाज थी। सब कुछ अलग हो सकता था अगर वे प्लम्बर बीच में ना आता। सुमित्रा ने महसूस किया कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है। बाथरूम का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। दरवाजा खोलिए मां, अपने तरीके से निपटा लेते हैं। सुमित्रा ने हिम्मत जुटाई। उसकी आवाज कांपी, लेकिन शब्द साफ निकले। क्यों मोहित, क्यों कोशिश की मुझे मारने की? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हंसी की एक छोटी जहरीली लहर गूंजी। क्योंकि मुझे $500 मिलियन चुकाने थे उन लोगों को जो गलती नहीं माफ करते, और आपके पास वह पैसा था। आसान था मां, साफ सुथरा प्लान, धीरे धीरे असर करता। जहर रिया ने सब संभाला था। बाथरूम का दरवाजा जोर से कांपा। पहला वार। अर्जुन ने तुरंत खिड़की की ओर इशारा किया, वहीं से निकलिए जल्दी। सुमित्रा ने कांपते हाथों से लोहे की जाली पकड़ी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ी। उसने आखिरी बार कमरे की ओर देखा। अर्जुन अब दरवाजे के सामने खड़ा था। हाथ में रसोई की चाकू थी। दूसरा वार पड़ा, लकड़ी की चरमराहट और उसके साथ मोहित की गुर्राहट, कहीं नहीं जाओगी मां। सुमित्रा किसी तरह खिड़की से बाहर निकली, नीचे गली में कूदी। उसके पैरों में दर्द उठा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भीतर से चीखें और धातु टकराने की आवाजें आ रही थीं। वह दौड़ती रही, अंधे गलियारे से, फिर सीढ़ियों से नीचे। गली के मोड़ पर एक टैक्सी खड़ी थी। ड्राइवर उसे देखकर सिहर उठा। मुझे थाने ले चलिए अभी। ड्राइवर ने कुछ नहीं पूछा, बस गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही मिनटों में वह थाने में घुसी और चिल्लाई, राजेश कुलकर्णी कहाँ है? पुलिस हरकत में आई। वायरलेस पर संदेश गया। थोड़ी देर बाद सायरनों की गूंज ने सन्नाटा तोड़ा। जब वे अपार्टमेंट पहुंचे, सब कुछ खत्म हो चुका था। मोहित जमीन पर पड़ा था, गोली के निशानों से, घायल पर जिंदा था। अर्जुन पास ही पड़ा था, सीने पर गहरी चोट, लेकिन सांस चल रही थी। कई घंटे बाद अस्पताल में सुमित्रा उसे देखने गई। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराया। आप बच गई, उसने फुसफुसाया। तुमने मुझे बचाया। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने सिर हिलाया। मेरी मां भी ऐसे ही मरी थी।
इस बार किसी और की मां को नहीं मरने देता। कुछ घंटे बाद वह दूसरे वार्ड में गई जहां मोहित लेटा था। हाथों में हथकड़ी थी। वह उसे देखकर मुस्कुराया नहीं, बस पूछा, अब आप भी छोड़ जाएंगी मुझे? सुमित्रा ने लंबे समय तक उसे देखा, जैसे आखिरी बार उस चेहरे को याद कर रही हो जिसे उसने कभी प्यार किया था। फिर बोली, मैंने तुम्हें उसी दिन खो दिया था जब तुमने मुझे मारने की ठानी थी। वह मुड़ी और चली गई बिना पीछे देखे। महीनों बाद अदालत ने फैसला सुनाया। मोहित को 25 साल की सजा, रिया को 18। अर्जुन पूरी तरह स्वस्थ हुआ। सुमित्रा ने मुंबई छोड़ा और गोवा चली गई। अब वहां उनका नया घर था, छोटा पर शांत। एक रात वह अकेली बैठी थी। मेज पर रखी तस्वीर में मोहित का बचपन का मुस्कुराता चेहरा था। उन्होंने धीरे से उसे छुआ, आंखें बंद की। वहां प्यार था, मगर अब वह प्यार राख बन चुका था। उन्होंने भीतर से एक सच्चाई स्वीकार की। कभी कभी खून के रिश्ते भी जड़ बन जाते हैं, और मुक्ति तभी मिलती है जब इंसान बिना अपराध बोध के विदा कहना सीख ले।